प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो की तस्वीरें अब देखिए किस तरह से गाजियाबाद में लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग फूल बरसाते हुए नजर आए और देखिए सड़क की दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग पीएम का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर फोकस 80 की 80 सीटें जीतने का दावा जो है वो बीजेपी कर रही है। लक्ष्य बड़ा है और इस लक्ष्य को देखते हुए तैयारी भी साफ तौर पर बड़ी जो है वो बीजेपी की नजर आ रही है। कैसे गाजियाबाद में जन सैलाब उमड़ा है, कैसे पीएम पर फूल बरसा रही है वहां पर जनता, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तस्वीर के माध्यम से समझिए, देखिए दोनों तरफ बैरिकेडिंग है लेकिन जनता कैसे पीएम के दीदार के लिए उमड़ रही है। हाथों में फूल लिए हुए लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पश्चिमी यूपी में असर डालने वाला ये पूरा रोड शो की तस्वीरें जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीएम की एक झलक पाने के लिए किस तरह से यहाँ पर जनता जो है वो आतुर नजर आ रही है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैंडवेव करते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैसे गाजियाबाद में जन सैलाब उमड़ा है, ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आप में बेहद खास ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह से पीएम की लोकप्रियता जो है वो यहाँ पर साफ तौर में लोगों में देखी जा रही है। देख सकते हैं पीएम के रोड शो में उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए हाथ में कमल का निशान लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो की, जहां पर साफ तौर पर पीएम की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग जो हैं वो बेताब नजर आ रहे हैं। हैंडवेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पीएम का काफिला जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप में बेहद खास ये पूरा रोड शो। मनोहर केसरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। मनोहर, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जन सैलाब वहां पर उमड़ा है पीएम की एक झलक पाने के लिए। क्या कुछ जानकारी, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं काफिला जो पीएम का है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल अभी मैं मौजूद हूँ और नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी कुछ ही कालका गढ़ी से आगे की ओर चौधरी चौक की ओर बढ़ा है। कुल मिलाकर के 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ की जनता है गाजियाबाद मेन सिटी की, उसमें काफी जोश है और लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा तो किस तरह से आशीर्वाद आप लोग? आशीर्वाद क्या, प्रभु राम श्री राम ने आशीर्वाद दिया हुआ है मोदी जी को। मोदी जी अब की बार भाजपा 400 पार करेगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद, प्रभु राम का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और पूरी भाजपा के साथ है। मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो आज तक ना कोई कर सका है। गाजियाबाद के लोगों के लिए क्या काम किया है? गाजियाबाद के लोगों के लिए क्या काम हुआ है? मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी अब की बार 400 से भी पार जीतेगा। ये देश का चुनाव है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बस राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? प्रक्षाल। आप जो है भाजपा का झंडा लेकर के खड़े हो, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा, क्या कहोगे? मोदी जीतेगा बोलो। यहाँ क्यों? इसे घर पर लगा दूंगा, घर पर लगा दूंगा। घर पे लगाओगे क्यों?
जोर से बोलो। पता नहीं। नरेंद्र मोदी चलो मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी योगी मोदी जिंदाबाद। जी बहुत अच्छे हैं। बच्चे हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रियांश, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो हमारे देश के बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यहाँ की गुंडागर्दी खत्म कर दी और उन्होंने इंडिया को एक अच्छा देश बना दिया और वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं और मैं चाहता हूँ कि वो पूरे मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है और जब तक दुनिया है वो प्रधानमंत्री बने रहे। मेरा नाम मनोज कुमार त्यागी। यहीं से हाँ, मैं नंदग्राम मंडल में महामंत्री हूँ और गाजियाबाद के लिए जो रैपिड ट्रेन और इतनी सारी व्यवस्थाएं, जगह जगह हाईवे और इतने पुल बने, गाजियाबाद को स्वर्ग बना दिया। और मैं तो चाहता हूँ पूरे यूपी को मोदी जी और योगी जी इसी तरह स्वर्ग बनाएंगे और हम इसी तरह 400 पार करके दिखाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको एक नजारा यहाँ पर और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर लोग जो है सो झूम रहे हैं, गा रहे हैं। ये आप देखिए, ये नजारा है यहाँ पर भाजपा का झंडा है और भाजपा के झंडा के साथ लोक नृत्य के साथ लगातार लोग गा रहे हैं। अगर हम गाजियाबाद मेन सिटी की बात करें तो ये दोनों साइड जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, ये व्यापारियों का गढ़ है। यहाँ पर तमाम बिजनेसमैन रहते हैं और एक मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम व्यापारियों को देना चाह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री का 10 साल का अब तक का कार्यकाल रहा है, उन्होंने व्यापारियों को किस तरह से सहूलियत दी है, किस तरह से काम किए हैं। तो इस रोड शो का मतलब है, खास करके अगर हम इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में तमाम वैसे गांव हैं जहां पर पहले स्वतंत्रता सेनानी रहते थे। गाजियाबाद को हम लोग दिल्ली एनसीआर से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन गाजियाबाद का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व भी रहा है। यहाँ पर एक रिसर्च के मुताबिक 7 युद्ध हुए थे, चाहे तैमूर के साथ हो या फिर हम कहा जाए मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हो। हिंडन नदी पास है, वहां पर भी लड़ाई हुई थी और मुगल जो थे इसको पिकनिक स्पॉट मानते थे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सांसद, क्योंकि राजनाथ सिंह भी यहाँ से सांसद रहे हैं, अभी फिलहाल सिटिंग सांसद जनरल वीके सिंह हैं और अब इस बार यहाँ चुनावी मैदान में अतुल गर्ग भाजपा के उम्मीदवार हैं और उसी के उम्मीदवार के रूप में लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे आप अपने उम्मीदवार को लेकर? भाई साहब, अब की बार 400 पार होना ही होना है और ज्यादा पहुंचेगा एनडीए 400 पार। और यहाँ से जो अतुल जी को टिकट मिली हुई है, अभी मैंने कुछ सुना था कि ठाकुरों का कुछ ऐसा हो रहा है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी पंडित कोई बात, केवल हिंदू है और हिंदू पे वोट दिया जाएगा और सिर्फ मोदी को वोट जाएगा, सिर्फ मोदी जी। क्या नाम है? मैं तो चाहती हूँ मोदी जी, मेरी उम्र भी लग जाए मोदी जी को और वो अच्छा काम करते रहे, बस मैं चाहती हूँ। महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित, सब कुछ अच्छा। मैं भी दिल्ली नौकरी पे जाती हूँ स्टेट बैंक में, मैं भी जल्दी आई उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए। और मैं चाहती, मेरा परिवार में सब चाहते हैं, आए हैं जाना है, पर मैं कहती यूपी में 80 सीटें, 80 में से 78 प्लस यूपी में बीजेपी को आनी ही आनी है। यूपी पूरा सुरक्षित है, 80/80 होना ही होना है। बिल्कुल 80/80 और पूरे देश में 400 पार के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कुछ ही देर में चौधरी चौराहा जो है वहाँ पर पहुँचने वाला है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही जरा लोगों से, क्योंकि लोगों के बीच में हैं आप मनोहर, तो बात करके जरा ये समझिए कि इस बार गाजियाबाद में मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि जब बार बार जिक्र 400 पार का होता है तो सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में आती हैं और अगर यहाँ पर 80 सीटें लाने का दावा बीजेपी कर रही है और 80 सीटों को लेकर लोग जो है वो किस तरह से उत्साहित है, लोग ये नारा लगा रहे हैं कि भाई 80/80 जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर जो है वो क्लीन स्वीप, और जिस तरह से लोग जो है वो बात कर रहे हैं मुद्दों को लेकर, जरा समझिए कि क्या मुद्दे इस बार होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद जो है मुद्दे के साथ साथ यहाँ पर 82% 82% जो है सो हिंदू वोटर्स हैं और सीधे हम लोगों से बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले हैं। किस इलाके के हैं? हम इधर ही राकेश मार्ग के रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं टीवी का काम करता हूँ, एलईडी टीवी रिपेयरिंग का मेरा काम है। आप बताइए, गाजियाबाद के लोगों के लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या उस तरह के काम होने चाहिए ताकि आप उस आधार पर वोट करेंगे? विकास होना चाहिए, उसी आधार पर ही वोट करेंगे। विकास में क्या? विकास में जैसे सड़क हो गई, पानी हो गई और तुम्हारे इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए। इंडस्ट्री आनी चाहिए नई नई, अगर नई इंडस्ट्री आएंगी तभी जो लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे सबका विकास होगा। सभी को गाजियाबाद ऑलरेडी औद्योगिक नगरी कही जाती है।
हाँ, औद्योगिक की जाती है, मगर पहले की अपेक्षा पहले औद्योगिक बीच में मतलब 2014 से पहले औद्योगिक बिल्कुल ठप हो गया था। 2014 के बाद में जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी की योगी जी की सरकार आई है, तब से दोबारा से इंडस्ट्री में दोबारा से ग्रोथ आया है और आज अच्छी ग्रोथ में है और हम चाहते हैं कि ग्रोथ और भी ऊपर जाए इंडस्ट्री की, ताकि मेरा नाम देवेंद्र है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा, हाँ जी, आप वोट भी करेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? मेरे देश गरीबों की मदद करते हैं वो लोग। मोदी जी आज से पहले राम मंदिर में कोई नहीं पूछता था। जब मोदी जी आए थे तो राम मंदिर बहुत ही अच्छा स्वर्ग बना, इन लोगों के लिए सबके लिए फायदा का। मोदी ने आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी किसी गरीब के लिए। सड़क पानी सब चीज दी उन लोगों ने, मोदी जी ने हर चीज सुविधा करी थी। क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, क्या बोलेंगे? चलिए, और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मैं दीपा जिंदल। गाजियाबाद से? हाँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद के लोगों के लिए क्या चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया, तमाम वो बता रहे हैं योजनाएं किस तरह से हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। तो आप लोग को अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे तो आप लोग के लिए क्या काम करेंगे, क्या उम्मीदें हैं? हमें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही सभी का बहुत ध्यान रखते हैं और पूरे देश को एक साथ लेकर चलते हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया को लेकर वो इंडिकेट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो भारत का नाम बहुत बेहतर कर रहे हैं और सब जगह भारत को वैल्यू मिलती है बहुत ज्यादा। और वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता है न्यूज में या टीवी में कि जब भारत को वो रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं तो बहुत वैल्यू मिलती है और हमें भी एक भारतीय होने के नाते बहुत खुशी मिलती है उसे देखकर। गाजियाबाद के लोगों को आपको कुछ प्लीज सब चाहिए, मुस्कान बता रही है। चलिए, और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश चौहान। आकाश, आप यंग भी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि 4 जाति है, गरीब, युवा, किसान, है ना? तो ऐसी स्थिति में आप क्या चाहें? देखिए, इस देश को मोदी जैसे प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि पिछले 70 सालों में उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि मोदी सरकार ने 10 सालों में कर दिया है। पहले जितने भी राजनेता आए सारे देश को लूटने खसोटने वाले थे। मोदी जी बहुत सारा काम कर रहे हैं देश में। जैसे G20 हुआ, G20 में देखिए दिल्ली में अगर जाएंगे तो कितना ज़्यादा डेकोरेट किया है पूरा सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मोदी इस बार 400 पार। बिल्कुल, तमाम गाजियाबाद के लोगों का यही कहना है कि कई काम हुए हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र को ही नहीं देखते, बल्कि जो 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, पूरा देश है, उनके लिए काम करते हैं। और इस बार ये लगातार नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार और गाजियाबाद में जो जीत होगी पहले से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जी चलिए, ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी। मनोहर, आप रहिएगा लोगों के बीच और हमारे साथ हिमांशु भट्ट जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हिमांशु जी, आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे, किस तरह से हैंडवेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मुकाबले की बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर अतुल गर्ग मैदान में है, कांग्रेस से डॉली शर्मा है, और अगर बसपा की बात करें तो नंद किशोर पुन्नीर के बीच जो है वो मुकाबला माना जा रहा है। आप गाजियाबाद को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, और ये जो पूरा रोड शो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कितना असर डालेगा? ऐसा एक रोड शो जहां पर होता है ना प्रधानमंत्री का, तो खाली वो इलाका नहीं, उसके आजू बाजू के 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनका गहरा असर जाता है। और मैं जो समझ पाया अभी तक, वहां दिखता है कि गाजियाबाद के अंदर लोग क्या बोल रहे हैं। 3 बातों को मुख्य बता रहे हैं। एक, बुनियादी ढांचे का विकास, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, राम मंदिर बन गया, रामलला आ गए। और तीसरा, एंड ऑफ गुंडा राज, यानी कि सुरक्षितता की एक भावना। देखिए, आम लोगों में जब ये राय बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनको उनका सीधा कनेक्ट वर्तमान सरकार के साथ में हो पा रहा, उनको ये होता हुआ विकास दिख रहा है। जो सड़कें बन रही है, रास्ते बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, वो उनको दिख रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ, ये साल के शुरू में राम मंदिर अयोध्या में बन गया, महीने के करोड़ करोड़ लोग वहां पर जा रहे हैं, अपने श्रद्धा से वहां पर जाके मत्था टेक रहे हैं। तो इसका मतलब दूसरा ये हो जाता है कि लोगों की जो श्रद्धा और अपेक्षा थी एक सरकार से,
उसको फलीभूत कहीं ना कहीं कर दिया गया। और तीसरी बात, 2014 के पहले ये पूरे इलाके में, मतलब पूरे यूपी के अंदर एक गुंडा राज चल रहा था, ऐसा लोगों का कहना। और ये सुरक्षितता की भावना अब महसूस कर रहे हैं क्योंकि योगी जी का डंडा चलता है। मोदी जी केंद्र में बैठे हैं तो यूपी के अंदर योगी जी का डंडा चलता है, बुलडोजर भी चलता है, और उसकी बदौलत लोगों के अंदर एक सुरक्षितता की भावना आ गई। और पहले ही से आप देखें तो ये गाजियाबाद की सीट तो परंपरागत तौर से भाजपा की रही है, क्योंकि यहाँ का 82% लोग, तकरीबन 82 से 83% लोग वोटर जो है वो हिंदू है। और इनकी भावनाएं जब उनको परिपूर्ण होती दिख रही हो तब वो किसी और की तरह नहीं देखते। और नरेंद्र भाई मोदी को आजकल ये हर जगह देखा गया है, जब से उन्होंने ये रोड शो करना शुरू किया, दो चुनाव के पहले ये बात शुरू हुई थी। ये तो खाली 1.5 किलोमीटर का रोड शो है गाजियाबाद में। हमने देखा है नरेंद्र भाई मोदी को देश के विभिन्न भागों के अंदर 5, 7, 10, 20, 25 किलोमीटर का रोड शो करते हैं। और रोड शो कितना ज्यादा इफेक्टिव बीजेपी के राय में, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, वो सबसे बड़ा उदाहरण हम गुजरात का देख सकते हैं कि रोड शो कितना इफेक्टिव रहा है बीजेपी के लिए। यस, नहीं, ये रोड शो जो होते हैं ना, इससे क्या होता है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, आम आदमी इकट्ठा होता है और उनको अपना नेता अपनी नजरों के सामने 5, 7, 10 फीट की दूरी पर दिखा जाता है। और वो नेता ऐसा नहीं होता कि वो गाड़ी के अंदर बैठा रहता है, वो लोगों का जब अभिवादन लेता है, जब किसी चीज को नोटिस करता है, तो वो उनके प्रति एक जेस्चर होता है उनका बॉडी लैंग्वेज का, उससे लोगों को एक कनेक्ट पैदा होता है। और ये खासियत सारे नेताओं में नहीं होती। कभी कभी हमने देखा है कि नरेंद्र भाई ऐसे रोड शो जा रहे हो, कभी इनको कुछ कुतूहलवश दिख जाएगा, या सभा के अंदर समझ लो 5 साल की लड़की उनका एक पोर्ट्रेट बना के खड़ी रहती है, तो वो 500 मीटर दूर से उसको नोटिस करके लोगों को बोलते हैं कि ये बच्ची को मेरे पास लाओ या उनके पास का पोर्ट्रेट लाके मुझे। तो ये जो एक कनेक्ट है, आम आदमी का कनेक्ट है नरेंद्र भाई के साथ, वो यहाँ बहुत ज्यादा दिखता है। और जब ये लोकसभा के चुनाव की बात आती है, वहाँ स्थानिक उम्मीदवार से ज्यादा ये चेहरा, ऐसा एक रोड शो होगा उनके कैंपेनिंग में, तो उसकी जो असर होगी ना, वो सबसे ज्यादा होगी, मेरा ये मानना। ठीक है, इस पर मनोहर से भी जरा हम वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो पीएम को अपने बीच आकर कैसा महसूस कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। मनोहर, जिस बात का जिक्र है हिमांशु की तरफ से किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि देखिए रोड शो जो है वो कितना इफेक्टिव होता है जब जनता अपने नेता को अपने बीच में पाती है, तो वो बॉडी लैंग्वेज और सारी चीजें नोटिस होती हैं, और वो कनेक्शन जो है वो शायद इसी जनता को वोट करने तक लेकर जाता है। देखिए, बिल्कुल हिमांशु जी ने सही कहा, क्योंकि जब जनता के बीच में उसकी सरकार और खुद प्रधानमंत्री होते हैं तो लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले जब रोड शो जा रहा था तो लोग अपने फोन में उन्हें कैद कर लेना चाहते थे, कोई सेल्फी बना रहा था, कोई रील्स बना रहे थे, और तमाम लोग हैं। इनसे हम एक बार फिर बात करेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप देखे, तो जब पास में देखे, आप लोग यहीं थे जब रोड शो जा रहा था? हाँ, प्रधानमंत्री को देख करके कैसा लगा? बढ़िया, प्राउड फील हुआ, अच्छा लगा देखकर, है ना। इतना पहली बार देखा, इतना पास से, अच्छा लगा। मोदी जी ने भी देखा हमको, है ना। हाँ, मोदी जी ने भी आपको देखा? हाँ देखा, मतलब आइज टू आइज, इट मीन्स पता लगी, उन्होंने वो भी देख रहे थे, तो बहुत प्राउड, अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने खुद आज छुट्टी किया, हॉलीडे लिया आज, इसका मतलब ऑफ लिया था ऑफिस से। देन काफी अच्छा लगा उनको देखने के बाद, काफी मतलब एनर्जी आई उनको देखकर। मतलब ये एनर्जी जो है सो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन दिखेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली, ऑफकोर्स। और लोगों से बात करते हैं, आप बताएं, आप यहीं थे जब रोड शो जा रहा था? जी, मैं यहीं था। प्रधानमंत्री मोदी से? जी, मैं मिला, मतलब यहाँ से ऐसे फूल फेंके मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने उनका स्वागत भी किया फूल से? जी, मैंने स्वागत किया मोदी जी का, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आज एक देश के प्रधानमंत्री का अपने हाथों से फूलों द्वारा स्वागत किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि अब की बार 400 पार। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी।
मैं और एक छोटा सा कार्यकर्ता इतने नजदीक से प्रधानमंत्री को देखता है, देश की जनता देखता है, इसका क्या मैसेज जाता है? मैसेज तो यही जाता है कि जब इतने सबसे छोटा कार्यकर्ता और आज यहाँ मैदान में है, मोदी जी को देखने के लिए उत्सुक है, तो और बड़े बड़े नेताओं के अंदर और पब्लिक के अंदर कितना जोश नहीं होगा। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल चल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जरूरत है और अब की बार 400 पार। बिल्कुल 400 पार। आप लोग का क्या नाम है? तुषार। तुषार, आपका क्या नाम है? यश गौतम। आप लोग सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखे? यस। कैसा लगा आप लोग को? बहुत गर्व महसूस हुआ था। गर्व महसूस हो रहा है, क्यों? कि पहली बार हैंड टू हैंड देखा था मोदी जी को। हैंड टू हैंड और आई टू आई आपने देखा? हाँ। बहुत पास में। कितने पास में थे आप लोग? यहाँ से वहाँ। अच्छा, कितना? 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर होएगा 10-20 फीट। 10-20 फीट। चलिए मनोहर, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। हिमांशु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को देखने पहुंचे। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है। देखिए मनोहर केसरी की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो में देखने के लिए बच्चे हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग हों, सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन एक दिव्यांग भी हमारे साथ हैं जो गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। सीधे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? निखिल गुप्ता। निखिल, आपने भाजपा का पट्टा भी पहन रखा है, तो आप भाजपा से हैं या आम पब्लिक? नहीं, मैं आम पब्लिक हूँ, पर मैं पूरी तरीके से मोदी जी को और भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, हमारा सपोर्ट उनके साथ है। उन्होंने दिव्यांगों के लिए भी काफी काम किया है। बहुत ज्यादा काम किया है। मैं खुद एक पैरालंपिक प्लेयर हूँ, तो जिस तरह से आज हमारा पैरालंपिक में इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं और हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, वो काबिले तारीफ है। तो इसीलिए हमारा सारा सपोर्ट मोदी जी के साथ है। आप गाजियाबाद में ही रहते हैं? जी, मैं बिल्कुल गाजियाबाद में रहता हूँ और मैं व्हीलचेयर रग्बी टीम का कैप्टन हूँ। इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है मैंने। वाह, ग्रेट। तो गाजियाबाद के लोगों के लिए क्या इन्होंने किया है? गाजियाबाद में अगर आप देखें, अब RRTS आ रही है, उसके बाद जिस तरीके से हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है वो बहुत अच्छा है। और बाकी भी जिस तरीके से कनेक्टिविटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सफाई के ऊपर है, वो सारे काम हो रहे हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें थी, कभी भी हमारा रोड वगैरह कुछ भी खराब होती है, एक कॉल पे सब कुछ सही हो जाता है। तो जिस तरीके से आज काम हो रहा है, हर एक बंदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के साथ में जितनी भी टीम बनी हुई है वो सब उसी लेवल पे काम कर रही है। निखिल, जैसा कि आपने बताया कि आप पैरा ओलंपिक में रग्बी में खेल चुके हैं, तो इस बार अगर हैट्रिक लगाते हैं पीएम तो तमाम इस दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए क्या उम्मीद लगा बैठे हैं, क्या वो करेंगे? देखिए, सबसे पहला ये होता है, एक प्लेयर अपने लेवल पे शुरू करता है। इनिशियली उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, और जब वो कोई मेडल लाता है, इंटरनेशनल मेडल लाता है, तब पहले उसको सपोर्ट मिलना शुरू होता है। आज की कंडीशन वो नहीं है। आज हमको स्टेट लेवल पे पहले सपोर्ट मिलता है, फिर हम नेशनल लेवल पे जाते हैं, वहां से सपोर्ट मिलता है। फिर साई है, वो जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं जो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन सबको सपोर्ट करता है। फिर इस तरीके से आगे के लिए उनको स्टाइपेंड मिलता है, ट्रेनिंग्स मिलती है। तो मतलब जो ग्राउंड लेवल से काम शुरू होना चाहिए वो आज शुरू हो गया है। तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आगे और क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं? जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार के बाद जो है सो एक जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, जैसे कि आप लोग जैसे लोग हैं जो खुद से चल फिर नहीं पाते, उनके लिए क्या करने की जरूरत है? मैं अपने सिर्फ पैरालंपिक प्लेयर के लिए नहीं, सारे हैंडीकैप के हिसाब से बताना चाहूंगा कि जैसे एक्सेसिबिलिटी पे काफी काम हो रहा है हमारे देश में। अभी भी एक्सेसिबिलिटी में हम काफी पीछे हैं। एक्सेसिबिलिटी है, फिर जो हैंडीकैप्स के लिए एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ जो रिहैब सेंटर्स हैं वो भी होने चाहिए। तो जितना हम मेडिकल पर, उनके एजुकेशन पर, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए काम करेंगे, वो मेरे ख्याल से मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इस बार और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो इस सब के लिए। लेकिन एक मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ, आखिरकार आपकी जो ये स्थिति हुई है, खेल के दौरान हुई या कैसे घटना घटी? मैं स्विमिंग करता था, तो मैं एक इवेंट के लिए गया हुआ था और वहाँ शैलो था वाटर। जैसे ही मैंने डाइव किया तो मेरा सीधा सर लग गया था। तो उसके बाद मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी 2008 में। तो अभी 15 से और हो गए। तो मैं व्हीलचेयर पर हूँ। शुरू के 2 ईयर में बिल्कुल बेड रिडन था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे पता चलता गया इस इंजरी के बारे में कि मेरे को लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहना है, तो फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अपने आप को थोड़ा बहुत और ज्यादा मैंने
अपने आप को मैंने और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया। फिर उसके बाद मैंने जैसे खुद अपने ट्रेनिंग ली थी, वैसे मैंने और बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू करी। फिर हमने व्हील चेयर रग्बी, एक मेरा फ्रेंड था वो इंडिया में, उसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उस गेम को हम लोग आगे लेके गए। 2014 में हमने रजिस्टर किया था इस गेम को। अभी हम लोग 4 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 5 नेशनल गेम हो चुके हैं। फिर मैंने 2020 में मेरी शादी हुई थी, शैलजा मेरी वाइफ है। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हम लोग दोनों वर्क कर रहे हैं और उसके साथ में गेम्स के लिए आगे करते रहते हैं। तो अभी हम लोग का एक और टूर्नामेंट होने वाला है दिल्ली JNU में, तो हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा व्हीलचेयर यूजर्स को बाहर लाएं, उनको बताएं कि सिर्फ व्हीलचेयर पे आने के बाद लाइफ आपकी खत्म नहीं हो जाती, आपके पास बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से व्हील चेयर स्मूथ मूव करता है, तो उन लोगों के लिए, आप लोग जैसे खिलाड़ियों के लिए भी लाइफ स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि इफ वी कांट वॉक देन लेट्स फ्लाई, तो हम लोग अगर चल नहीं सकते तो हम उड़ लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निखिल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने के लिए आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों के लिए काफी काम किया है और आने वाले वक्त में उनसे काफी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद, यूपी। तो मनोहर केसरी की आपने रिपोर्ट देखी। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही मनोहर केसरी भी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, आपने लोगों को सुना और किस तरह से पिछले, अगर हम कार्यों की बात करें, वो जिक्र करते हुए नजर आए कि कैसे बीजेपी लगातार विकास के काम कर रही है और क्या एक्सपेक्टेशंस आने वाले समय को लेकर है, और साथ ही जो लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो जनता गाजियाबाद की वहां पर मौजूद है, उनको भी आपने सुना। और एक जिक्र जरूर हो रहा है हर तरफ राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर को लेकर जो माहौल बीजेपी के फेवर में बना, वो जमीनी स्तर पर नजर भी आ रहा है। वो जमीनी स्तर पे नजर आएगा। उसकी वजह कि भाजपा ने जब अपना एजेंडा बनाया तो उसमें 3 चीजों को सबसे प्रमुख रखा हुआ। उसमें एक था राम मंदिर, दूसरा था 370 की नामी और यूनिफॉर्म सिविल। अभी देखिए 2 चीजें हो गई और राम मंदिर ऐसी जगह पर है यूपी के अंदर, अयोध्या और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इनका नाता बहुत गहरा है। सालों से देश का बहुल संप्रदाय इस बात की कामना करता रहा कि रामलला का मंदिर वहीं स्थापित हो जहां वो जन्मे, और इस बात को हिंसक रूप से न लेते हुए कोर्ट कचहरी के द्वारा, समाधान के द्वारा, आखिर कोर्ट ने बताया आप यहाँ पर मंदिर बांधो, और मंदिर का निर्माण हमारे ही जन्मकाल के अंदर, हमारे ही लाइफ स्पैन के अंदर हो गया। जब ऐसे में देखे, आम आदमी की एक फीलिंग है, वो एक कृतज्ञता की फीलिंग आ जाती है। एक जो अंदर से बात आती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राम मंदिर देखूंगा मेरी जिंदगी, और जब उन्हें वो देखने को मिलता है तो इनके लिए ये बहुत आभारी होते हैं। अब उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है, उसको अब नाम मिल गया है, और इसी की वजह से राम मंदिर का जिक्र आप देखोगे कि यूपी के अंदर और ज्यादा करके ये इलाकों के अंदर आपको हर एक जगह पे दिखेगा। वो एक जिसको कहते हैं ना साइलेंट लहर जिसको बोलते हैं, और इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भाजपा को होगा। लोग कहेंगे राम मंदिर बना दिया, राजनीतिक फायदा लिया, अब 400 सीट लेंगे। अरे भैया, आपने क्यों नहीं किया, सवाल वहां आ जाता है। और ये फायदा और ये लोगों की ये भावना है, इस बात को ये सरकार भांप गई थी। उनको पता था कि बहुल संप्रदाय ये चीज चाहता है, ये इनके दिलों के बहुत नजदीक है, और जब आप आदमी के दिलों को स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लोग बता रहे थे ना, हाँ, कि मैंने 5-7 मीटर के अंतर पे देखा, आंख से आंख मिला के देखा। हाँ, बिल्कुल। अभी इंसान आंख से आंख मिला के तभी देखता है जब वो गर्वान्वित होता है, जब उनको एक भावना होती है सामने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता की, या आस्था की, या मान की, और जब ऐसा होता है, और शायद इन्हीं चीजों का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा, जो बीजेपी को फायदा देता हुआ दिखेगा। मनोहर हमारे साथ बने हुए हैं, मनोहर के साथ कुछ बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। आप जरा बात करिए मनोहर, क्या कितना उत्साह इन बच्चों में नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में पहुंचे?
देखिए बिल्कुल अभी मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरा है और खास करके महिलाओं में, क्योंकि योगी ने जो सुरक्षा मुहैया कर रही है महिलाओं में, जिस प्रकार से गुंडागर्दी खत्म हुई है तो महिलाएं बहुत ज्यादा दिखी है। और आप ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां घर में पेंटिंग बना करके कमल का फूल, वी लव मोदी जी और तमाम अलग अलग पोस्टर और बैनर लेकर के आए हैं। सीधे हम इन बच्चों से और बच्चियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अधीरा। अधीरा। आपने ये पेंटिंग बनाई है खुद से? यस। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। क्या करना चाहिए? मोदी जी की सरकार। क्या नाम है आपका? नायशा। ऐसा ये क्या बनाया है आपने? फूल। फूल किसको देने के लिए? मोदी जी। मोदी जी को। आपने देखा उनको? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। कितने देर में आपने बनाया था? खुद से बनाया है? हाँ। कब बनाया? आज बनाया या कल ही बना कर बनाया? आज। आज। आज बनाया। अच्छा, ये आप देखिए। क्या नाम है आपका? इशिका। इशिका, आप क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 सीट्स तो मिलने ही चाहिए, 400 वोट्स मिलने ही चाहिए मोदी। ऐसा क्यों? क्या किया है महिलाओं के लिए? बहुत कुछ किया है उन्होंने सिक्योरिटी दी है और इस बार बहुत आ रहा है। मोदी जी ने गारंटी दी है कि वो घर वगैरह बनवाएंगे। लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ किया है, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह। पढ़ती हैं किस क्लास में? मैं 7th में हूँ। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने कई योजनाएं महिलाओं के लिए, उन्होंने सुकन्या कन्या योजना की बात करें या तमाम पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और हर बार, इसी बार नहीं, हर बार मोदी सरकार को ही आना चाहिए। क्या नाम है आपका? रिचा बंसल। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से आपने देखा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनको देखकर, क्योंकि जिनकी हम एक जो सबके लिए प्रेरणा बनके इस जीवन में हमारे लिए आई है, आज उनको देखना भगवान को देखने के बराबर था, क्योंकि उन्होंने इतने डेवलपमेंट, इतनी अच्छी चीजें इंडिया के लिए की हैं। उनका पूरा कोलैबोरेशन विद पुलिस टीम, जितने मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने भी उनके साथ कोलैबोरेशन में ये काम किया है, मैं सबको सैल्यूट करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि वो उनको लंबी उम्र दे, जिससे वो हमारे देश के लिए जितना डेवलपमेंट कर सके वो, और हम लोग उनके साथ हैं। थैंक यू मोदी। तमाम महिलाएं जो है, छोटी छोटी बच्चियां जो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और उन्होंने लंबी उम्र की कामना भी की है। जी चलिए आपके पास मैं आऊंगी। गाजियाबाद से लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ हिमांशु जी भी हैं। हिमांशु, आपसे भी इस पर हम कमेंट लेंगे, लेकिन आपको दिखा देते हैं जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मोदी के रोड शो में 6 साल का एक राम भक्त भी पहुंचा। अनय की उम्र महज 6 साल है और वो पीएम मोदी से मिलने पहुंचा था। मोदी की तारीफ करते हुए अनय ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया। मोदी के रोड शो में पहुंचे इस नन्हे राम भक्त से हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने खास बातचीत की। सुनिए। अभी हम गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और आप देखिए एक बच्चा है अनय, जो बीजेपी का झंडा उठाए हुए है और बीजेपी का जो पट्टा है वो गले में लगाया हुआ है। सीधे इससे बात करते हैं। अनय, कितनी उम्र है और आप कहाँ से आए? हम अशोकनगर से आए हैं और हमारी उम्र है, हम 6 साल के हैं। अच्छा, 6 साल के मात्र हो। हाथ में बीजेपी का झंडा है और पट्टा है, क्या जानते हो इसके बारे में? हम इसके बारे में ये जानते हैं कि ये जो है हमारे देश का झंडा है, भारत का झंडा है और आज हम इसको। भारत का या भाजपा का झंडा है? बीजेपी का झंडा है? भाजपा का। और बीजेपी का झंडा है। तो हम मोदी जी को देखने आए हैं यहाँ पे और ऐसे हम यहाँ लहराएंगे भी। अच्छा, ये कमल खिलाएंगे आप यहाँ पे? हाँ जी। क्या जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कि वो हमारे भारत के पीएम हैं और उनकी जो पार्टी है उसका नाम है भाजपा सरकार और वो अच्छे काम करते हैं। अभी राम मंदिर उनका बना है, हमने टीवी पे लाइव देखी है उनकी। और वो अयोध्या गए थे
और वहाँ पे उन्होंने पूजा करी थी। अच्छा, और प्रधानमंत्री क्यों अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे काम करते हैं वो। आपके लिए कौन सा अच्छा काम किया है बताओ? हमारे भारत के लिए अच्छा काम करते। अच्छा, देश के लिए अच्छा काम किया। क्या क्या किया? एक तो राम मंदिर आपने बताया, दूसरा सड़क बनाई है और हमारे गुंडों को जेल में डाला है और जो वो है हमारी बहुत मेहनत करी है। विकास का काम कर रहे हैं। हाँ जी। आप क्या करते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। सेकंड में? और इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको कैसे पता चली? न्यूज से। न्यूज से? इंडिया न्यूज देखते हो आप? देखते हो? और क्या चाहते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। तो रोड देखना चाहते हैं। अभी तो रोड शो हो रहा है उनका। तो आज हम उन्हें देखना चाहते हैं। देख करके और मिल करके क्या कहोगे उनसे? मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये सभी कहेंगे। लगता है इस बार जो है सो यहाँ से मोदी जीतेंगे या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? हम IAS ऑफिसर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे बड़े होकर। अच्छा, आप IAS ऑफिसर बनोगे और PM फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे? हाँ। अभी तो आप एक गाना भी गुनगुना रहे थे नरेंद्र मोदी को लेकर के, कौन सा गाना है आप बताओ? जो राम को लाएंगे। सुना दो ये गाना। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का और भगवा लहराएंगे और इनका कहना है जो भगवान राम को लाए हैं वो राम को लाएंगे। तो इस छोटे से बच्चे का जोश और जज्बा देख करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में समर्थन मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हिमांशु जी, आपने भी इस बच्चे की बात सुनी और कुछ और भी बच्चे थे मनोहर के साथ इससे पहले जो बीजेपी से जुड़ी पेंटिंग बनाकर लेकर आए थे जिसमें 400 पार का नारा लिखा हुआ था। एक बच्चे को लेकर 6 साल का एक बच्चा जो सेकंड क्लास में पढ़ता है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी लोकप्रियता जो है, अब इस तरह से वो कह रहा है कि भाई जब पूछा गया उससे कि क्या क्या विकास के काम, तो राम मंदिर का सबसे पहले जिक्र करता है, सड़कों को लेकर जिक्र करता है। तो इस तरह की लोकप्रियता किसी नेता की अगर बच्चों में भी होती है, और क्या इससे पहले किसी नेता को लेकर ऐसी लोकप्रियता बच्चों में आपने देखी है? और अगर ऐसा है तो ये एक बड़ा संदेश है। ये संदेश ऐसा है, देखिए ये बच्चे को, ये अनय की बात करें उससे पहले एक बच्ची जो पहले बोल गई कि उन्होंने स्कूल बनाए हैं, ये बनाया है, वो बनाया है। मेरा बेसिक सवाल ये है कि स्कूल में पढ़ती हुई एक छात्रा, छोटी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती हुई, तो वो बोलती है कि अच्छे स्कूल बनाए। अभी इसका मतलब बहुत बड़ा निकलता है। अच्छे स्कूल बनाए मतलब एक जमाना था, हमने देखा है कि जहां सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चियों के लिए, विद्यार्थिनियों के लिए अगर उनको बाथरूम यूज करना है तो उनके लिए जगह नहीं होती। आज अगर वो चीज आ गई कि जैसे ये टॉयलेट बनाने का सिलसिला जो चला, तो लोग पहले बुमा बूम कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, ये टॉयलेट्स क्यों बना रहे हो। मगर ये बुनियादी सुविधाएं जो होती है वो महिला के जीवन में बहुत मायने रखती है। और जब बचपन से बच्चे और लड़कियां हमारे घर की ऐसी बुनियादी सुविधाओं को देखती आ रही है, तब उनको समझ में आता है कि गवर्नेंस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ये अनय ने बताया कि राम मंदिर, अभी ये 6 साल के बच्चे के लिए उनको तो जो घर में सिखाओगे आप, जो संस्कार सींचोगे, जो भजन घर में सुनाया जाता हो, और उनके घर के बड़े जो बात कर रहे होते कि अभी तक राम मंदिर नहीं बना, मगर ये 6 साल के बच्चे ने अपने 6 साल की उम्र में ही राम मंदिर देख लिया, तो यही बच्चा अपने माँ बाप को पूछता रहेगा कि पापा आप तो पहले बात करते थे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मगर ये तो मंदिर बन गया।
तब उनके पिताजी जब उन्हें बताते या माताजी जब उन्हें बताती होगी, घर के कोई बड़े बताते होंगे कि देखिए ये मोदी जी की सरकार ने ये कर दिया, तो वो जो अहोभाव है और भगवान राम के प्रति श्रद्धा और वो श्रद्धा को फलीभूत करने वाला इंसान कौन, तो ये हमारे प्रधानमंत्री। और जब वो प्रधानमंत्री हो तब चुनाव आए तो फिर इंसान उसके आगे कुछ सोचता नहीं, ये मनोवृत्ति और ये 6 साल के बच्चे में भी आपको दिखती है, कूट कूट के भरी हुई दिखती है, क्योंकि बेसिकली ये श्रद्धा वाले लोग हैं। और जब आपका पॉपुलेशन ऐसा हो और आप उनके बीच में जाके उनको बताओ कि मैं कोई सब आपसे ऊपर नहीं हूं, मैं आप जैसा ही एक बंदा, आप मुझसे आंख में आंख मिला के देख सकते हो, हंस सकते हो, वक्त मिले तो बात कर सकते हो, मौका मिले। जब ऐसी बातें होती है तब लोगों की श्रद्धा ऐसे नेता के प्रति बहुत बढ़ जाती है। और इसमें ये जो रोड शोज हो रहे हैं ना, क्योंकि एक सभा के अंदर तो एक वक्त में 1-1.5 घंटे में कनेक्ट होता है जो 1,00,000 1,50,000 लोग हैं वो, मगर 1-1.5 घंटे में अगर एक रोड शो 10 किलोमीटर चला तो उससे शायद 10 गुने लोग का संपर्क हो पाएगा। और इसी वजह से ये रोड शोज नरेंद्र भाई मोदी के जो हो रहे हैं, गुजरात से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक कायम है और कायम रहेगा। ये भारतीय राजनीति का एक नया तरीका है। और एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2017 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आज हमने जो महिलाएं मौजूद थी मनोहर केसरी के साथ, वो भी बढ़ चढ़कर इस बात को कह रही हैं कि भाई अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाएं जब ये कहती नजर आती हैं कि भाई वो सुरक्षित हैं, तो पिछले 3 अगर हम चुनावों की बात करें, राजस्थान का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर बढ़ चढ़कर महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी को मिला है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करता है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। नहीं, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और आप देखेंगे कि आपने जब जिक्र कर ही दिया 3 विधानसभाओं के चुनाव की, तो वहां पर देखिए 50% पुरुष और 50%, तकरीबन 50% का रेशियो था, मगर महिलाओं ने ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए किया। और ये तो लोकसभा है जहां पर लोगों को फिर से नरेंद्र भाई को चुनना है। ऐसे में मुझे तो ये आशंका है कि नरेंद्र भाई मोदी को बढ़ चढ़ के महिलाएं वोट देगी। और उसके लिए 2-3 चीजें जो बुनियादी सुविधाएं हैं ना, कभी कभी हमारे गांव की महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता था। घर में नल आ गए, टॉयलेट की सुविधा घर के अंदर, सुबह में 4 बजे उठ के आपको जंगल जाना पड़ता था। वो सब सुविधाओं से जब रूरल महिलाएं बाहर निकल आती हैं तो उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती है उसकी बदौलत, और फिर ऊपर से 2-4 करोड़ घर, अपना खुद का पक्की छत वाला घर जब होता है, तब वो महिलाएं अपने आप को, और उससे भी ज्यादा जो यूपी के अंदर गुंडा राज चल रहा है, आतंकियों का, महाबलियों का जो एक खौफ था लोगों के अंदर, मैंने तो ऐसी भी बात सुनी है, अनुभव नहीं की है, मगर क्योंकि मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ देश के जहां पर हमारे यहाँ माँ बहनें, बेटियां कभी भी 12 बजे के बाद भी सुरक्षित रह के रात को पूरी रात गरबा गाती है और फिर घर आती है, उनको कुछ नहीं होता। मगर वो चीज यूपी के अंदर नहीं थी और वो अब सुरक्षित महसूस करने लगी है। इससे बड़ी बात इसके साथ ही, क्योंकि अगर हम पहले फेज की बात करें तो 8 सीटों पर वोटिंग, जिसमें नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और इसके साथ ही सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये 8 ऐसी लोकसभा सीट है जिनमें पहले ही फेज पर वोटिंग होनी है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो है वो बीजेपी के लिए टोन सेट हो जाएगा। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन गाजियाबाद से लगातार मनोहर हमारे साथ बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रैली का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में कितना इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये अपने आप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर असर डालेगा। मनोहर, ये रोड शो देखिए, बिल्कुल इससे पहले मेरठ से शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जनसभा का आयोजन हुआ था और उसके बाद पहला रोड शो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया है। करीब आप देखेंगे
तो 14 लोकसभा सीट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसका असर दिखेगा। पिछले साल 2019 में हमने देखा था, जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को हुआ था, लेकिन 2014 में जो 14 की 14 सीटें थी इन इलाकों की सारी जीत गई थी। और अब जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है, क्योंकि मेरठ उनके लिए लक्की रहा, गाजियाबाद लक्की है। राजनाथ सिंह 2014 में जीते, 2019 में जनरल वीके सिंह बीजेपी से जीते, और अब यहाँ के उम्मीदवार अतुल गर्ग हैं। तो ऐसे में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फिर से हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे जो इन इलाकों से हैं। क्या नाम है आपका? उमा देवी। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कामकाज को लेकर? नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और अब की बार भी 400 पार हो। क्यों 400 पार? गाजियाबाद के लिए क्या काम हुआ है? बहुत कुछ किया है गाजियाबाद के लिए उन्होंने। आप जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ सारा विकास का काम हुआ है? सड़कें, पानी, पढ़ाई लिखाई? हाँ जी, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। क्या नाम है आपका? अधिराज। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th में पढ़ते हो। तो अभी आपने मोदी को देखा होगा, किस तरह का अनुभव रहा आपको? मेरे को मोदी को देख के बहुत अच्छा लगा। मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा। क्या किया है आपके लिए? मोदी ने मतलब हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब उनके लिए करी, और उन्होंने हर किसी की बहुत मदद करी काम करवाने की उनकी। मतलब जो काम की दिक्कत हो रही थी या जिसकी वजह से आप लोग स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो? बस से जाते हो या किस तरह से जाते हो? मैं कार से जाता हूँ। कार से जाते हो। तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अब आए तो आपके इलाके के लिए क्या काम और होना चाहिए? खास करके अगर बच्चे हो आप, तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी जी को हमारे लिए शिक्षा के लिए और मतलब और अच्छे से करना चाहिए। ये बताएं, महिलाएं कितनी सुरक्षित अब योगी और मोदी के डबल इंजन में चल रही? बहुत अच्छी सुरक्षित है। पहले चोरियां होती थी, अब कोई नहीं होती है, और रात देर तक महिलाएं आती हैं और काम करती हैं। इसका असर पड़ेगा आज जो रोड शो हुआ है? बिल्कुल पड़ेगा जी, जनता पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। हम सुबह से यही हैं। सुबह से यहाँ पर? हाँ जी, हम सुबह से यही हैं मोदी के लिए। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं गाजियाबाद के, वो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इन लोगों का यही कहना है कि इसका असर पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 80 का 80 जो तमाम यूपी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वो सारी सीटें, इन लोगों की उम्मीद है कि सारी सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी। क्योंकि अब आप देखिए कि जब रायसीना का रास्ता खुलता है तो यूपी से ही खुलता है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत करके वाराणसी से आए और अब हैट्रिक बनाने की तैयारी है। इसीलिए कुछ देर पहले यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे थे कि अब की बार 400 पार, और योगी और मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। जी बिल्कुल, अब की बार 400 के पार। और देखिए, जनता में उत्साह जो है वो साफ दिखा। सुबह से लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसमें महिलाएं सबसे आगे नजर आई। हिमांशु जी, क्योंकि जिन 8 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं 19 अप्रैल को जिसपे मतदान होना है, इन 8 सीटों को आप कैसे देखते हैं और कितना अहम है? क्योंकि जब 80 की 80 सीटने का दावा बीजेपी कर रही हो, एक सीट को लेकर मंथन किया गया कि भाई प्रत्याशी किसको उतारना, कईयों को टिकट काटे गए, कुछ नए प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है? सबसे पहले तो 8 सीटें ही हैं जहां से एक तरह से बीजेपी को लेकर टोन सेट हो जाएगी। ये क्या एजेंडा सेट करेगा यूपी का? ये 8 सीटें, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 में से 2014 में तो 14 सीटें जीती थी इन्होंने, मगर 19 में नहीं जीत पाए थे। उसकी वजह थी सपा और बसपा का गठबंधन। मगर आप 2024 में देखोगे तो वो गठबंधन नहीं, और ज्यादा लोग बात नहीं करते, मगर मेरी ये समझ बहुत स्पष्ट है कि जहां जहां बसपा है वहां बसपा का अपना खुद का वोट शेयर है। मोदी के लिए एक प्लस पॉइंट, यानी कि भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इस बारी यूपी का कोई भी क्षेत्र ले लो, फिर उसके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये 8 सीटें भी शामिल है, वहां पर जितना महिला वोट होगा वो महिला वोट का 60%
भाजपा की झोली में जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बुनियादी सुविधाएं जो महिलाओं के लिए है और जिसका सबसे ज्यादा असर उनके जीवन पे पड़ता है, और उससे भी ज्यादा एक जो सुरक्षितता महसूस कराने का माहौल है जो पैदा किया गया है पिछले 5 सालों, उसकी वजह से मुझे तो ये दिखता है कि इस बारी ये ऐसे रोड शो जब हो जाते हैं और पहले चरण में जो 8 सीटें आती है, इनके ऊपर काफी प्रभाव होने वाला है। और जहां जहां त्रिकोणीय फाइट होगी वहां भाजपा को जीतने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा आकलन। लेकिन इन सब के बीच अगर हम 2014 के बात करें तो लगभग 72 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, और अगर हम 19 की बात करेंगे तो 64 सीटें जो है वो बीजेपी ने हासिल की थी। यानी 2014 से 19 का जो प्रदर्शन था, कंपैरिजन थोड़ा कम रहा, लेकिन अब जब 80 को लेकर टारगेट जो है वो रखा गया है, और ऐसे में जो तमाम वादे बीजेपी पिछले सालों से करती हुई नजर आई, वो वादे जो है वो पूरे किए गए, तो आपको क्या लग रहा है, आपका क्या प्रेडिक्शन है इस बार को लेकर? और जब हमने 2019 की विधानसभा का भी मैं एक बार जिक्र कर लेते हैं जरा, जब आपको याद होगा जब अखिलेश यादव और कांग्रेस राहुल गांधी एक साथ, जब 2 नए लड़कों को खूब बयानबाजियां हुई थी और खूब उसको लेकर नारे भी दिए गए थे, एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो एक साथ चुनावी मैदान में है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या नया होगा या क्या बदल जाएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए? मेरा यह मानना है कि इस बारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सफाया, कि उसकी वजह होगी बसपा। जो दिखता है, जो 14 में सीन था ना कि 72 सीटें जीत गए थे भाजपा, कोई भी मानता नहीं था उस वक्त। अगर आप उस वक्त के विजुअल्स उठा के देख ले तो आपको समझ में आएगा, लोग ऐसा कहते थे कि भाजपा 40-50 से आगे जीत ही नहीं सकता, और ये 72 का नंबर हो गया था। लोग सोचते रह गए ये क्या होगा। मगर जो सेफोलॉजी को समझता है, जो चुनाव के गणित को समझता है, उसको ये बात समझ में आ गई थी कि त्रिपक्षीय जंग के अंदर आपको जीतने के लिए खाली 34 वोट चाहिए, और इस बारी भी काफी सीटों के ऊपर त्रिपक्षीय जंग होने वाला, क्योंकि बसपा का कोई गठबंधन नहीं है, और उनका जो फॉर्म 12, 15, 17 वोट और या 20 वोट कहीं ना कहीं है, उसकी बदौलत विपक्ष को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस बारी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 80 के 80 यस, ये तो भाजपा का खुद का नारा है, वो मान रहे हैं कि 80 के 80 जीतेंगे, ये उनकी धारणा हो सकती है। मगर हम चुनाव को देखते हैं और अभी तो शुरू नहीं हुआ। देखिए 2 फेज जाने दीजिए, मगर अभी भी मैं ये बता सकता हूं कि इस बारी भाजपा और उनके अलाइज सब मिला के 70, 72, 75 तक तो जाएंगे। खाली 2-4 सीट गंवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा अभी कि रायबरेली में कौन कौन लड़ेगा। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर हो जाएगी, और वहां क्या तीसरा उम्मीदवार जो कि बसपा का होगा वो आके कितने वोट काटेगा, ये गणित को समझना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए 80 के 80 के लिए कहना शायद बहुत जल्दी है, मगर मेरा ये डेफिनेटली मानना है कि 70-75 के बीच में जीत सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। मनोहर केसरी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े, और वो तस्वीरें भी लोगों से बातचीत करके हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, और जिसे जो वहां की जनता थी पीएम को अपने बीच पाकर किस तरह से उत्साहित नजर आई। अब सवाल यह है कि इस रोड शो का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर क्या और कितना असर पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। आपको विपक्ष कहता